स्वागत है दोस्तों। शुरू कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम और हम शुरू कर रहे हैं एक नई कहानी देवराज चांद सीरीज की मिस्ड कॉल। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमारे श्रोतागणों ने ही सजेस्ट किया था, तो जिन लोगों ने इसके अतिरिक्त कुछ किया है, जैसे एक भाई ने ऊंची छलांग कही थी, शब्बीर भाई ने मेरे ख्याल से अंडरग्राउंड कही थी, तो कृपया हौसला बनाए रखें, आप कतार में हैं। और इस वक्त आपको साजिश के एपिसोड्स मिल रहे होंगे। आप कमेंट जारी रखिए और मैं जिस एपिसोड में आपके कमेंट का उत्तर दूंगा उसकी सूचना मैं आपको आपके कमेंट के उत्तर में दे दूंगा। यानी जैसे मान लो कि अगर आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 तारीख को तो 14 तारीख का आपका जो कमेंट होगा वो मिस्ड कॉल के एपिसोड में दे दिया जाएगा उसका उत्तर। इससे होगा क्या कि कुछ नए जो श्रोतागण हैं उन्होंने कहा कि यदि मैं पुरानी कहानी पर कमेंट करता हूं या करती हूं तो क्या वो कमेंट पढ़ा जाएगा। उनका ये प्रश्न था। अब आपने देखा है कमेंट तो मैं पढ़ता ही हूं, मतलब पता नहीं और करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपने किया है और मुझे मतलब लिख के उत्तर देना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो इसलिए ये सरल तरीका है कि वहीं हाथ के हाथ उत्तर दे दिए जाएं। अब इसीलिए मैं कहानी से पहले कमेंट्स के उत्तर को ले आया हूँ, ताकि अगर किसी भाई बहन को कहानी नहीं सुननी तो ना सुने, कम से कम अपने कमेंट्स के उत्तर जान ले। ठीक है, तो ये हमारी एक नई प्रथा की शुरुआत करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्ड कॉल देवराज चौहान सीरीज, पहला भाग। आज की तारीख में रवि गावड़े मुंबई में ड्रग्स का बेताज बादशाह था। मुंबई ही नहीं, देश के अन्य बड़े शहरों पर भी ड्रग्स के मामले में उसका कब्जा था। उसका डर, उसका खौफ हर तरफ कायम था। परंतु झगड़े में पड़ना उसकी आदत नहीं थी। वो शांति से ड्रग्स का धंधा करते रहना पसंद करता था। परंतु कभी कभार किसी से झगड़े की नौबत आ ही जाती थी, जैसे कि उसके आदमी संभाल लेते थे। रवि गावड़े की पूरी कोशिश रहती कि ऐसी स्थिति में झगड़े की आवाजें ना उठें और बात पुलिस के कानों तक ना पहुंचे, जबकि पुलिस को सब पता रहता और वो आंख मुंह बंद किए रहती। गावड़े के पुलिस से हमेशा ही अच्छे संबंध रहे हैं। वो पुलिस का ध्यान रखता था, पुलिस उसका ध्यान रखती थी। पुलिस के मामले में गावड़े इस हद तक ईमानदार था कि अगर पुलिस वाले किसी नाके से उसके ड्रग्स निकालने देते थे तो वो उन तक खामोशी से नोट पहुंचा देता था। ऐसे में पुलिस वाले उसके ड्रग्स क्यों पकड़ते, जबकि बिना तय किए ही ठीक ठाक नोट उनके पास पहुंच जाते थे। रवि गावड़े की उम्र 55 बरस की थी। आज से सालों पहले पूना के एक छोटे से गांव से रवि गावड़े अपनी मां मोहिनी गावड़े के साथ मुंबई आया था। वो 5 भाई थे, मां थी, पिता एक्सीडेंट में मारे गए थे। गांव में थोड़ी सी जमीन थी जिसमें खेती से गुजर बसर नहीं होती थी, तो रवि गावड़े ने मुंबई जाने की जिद पकड़ ली कि वहां जाकर नौकरी करेगा, पैसा कमाकर घर भेजेगा। तब वो 18 साल का था। उसे छोटा समझकर माँ उसके साथ चली आई कि उसका बेटा मुंबई ठौर ठिकाना सेट करके वापस गांव चली जाएगी। पीछे गांव में बाकी बेटे खेतों की देखभाल करते। तब रवि गावड़े नौकरी नौकरी पाने के लिए भागदौड़ कर रहा था कि एक आदमी मिला और उसने उसे ड्रग्स की पुड़िया डिलीवरी करने का काम दे दिया। वो काम करने लग गया। नई उम्र का तेज तर्रार युवक था। वो काम को जल्दी ही समझ गया। बढ़िया पैसा मिलने लगा। वहां कभी उसके पास रहती तो कभी पूना के गांव में बाकी बेटों के पास पहुंच जाती। पैसे की तंगी रवि गावड़े ने खत्म कर दी थी परिवार में। 7 साल उसने यही काम किया, काफी पैसा कमा लिया, 2 कमरों का फ्लैट भी खरीद लिया था।
ड्रग्स की दुनिया उसे और वो ड्रग्स की दुनिया को पहचान चुका था। 25 बरस का हो गया था। अब उसके पास कार भी थी, परंतु वो कुछ बेचैन रहने लगा। ड्रग्स की दुनिया की पढ़ाई कर चुका था वो। ऐसे में उसका ख्याल ऊंचे होने लगे थे। वो ड्रग्स का अपना धंधा शुरू करना चाहता था। उसमें भारी मुनाफा था, परंतु इसके लिए उसे 2 करोड़ नकद रुपया चाहिए था, और वो जानता था कि इतना पैसा उसे कहीं से नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप पर पैसे का जुगाड़ हो सकता था, परंतु वो सिर्फ अपना धंधा करना चाहता था। इसी तरह वक्त बीता। वो 25 से 35 का हो गया। मन में एक ही इच्छा नाचती रही कि अपना ड्रग्स का काम करना है। तब अचानक उसकी मुलाकात जगमोहन से हुई। ये जानकर कि जगमोहन डकैती मास्टर देवराज चौहान का खास है, उसने उसे बताया कि उसे धंधा करने के लिए पैसे की जरूरत है। अगर वो उसे अपने किसी काम में साथ ले ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। जगमोहन ने कहा कि वक्त आने पर उससे मिलेगा, और बात आई गई होगी। 2 साल बीत गए। रवि गावड़े तो जगमोहन को भूल भी चुका था कि एक दिन जगमोहन उससे मिला। बताया कि डकैती की तैयारी हो चुकी है, वो काम के लिए बंदे इकट्ठे कर रहा है। अगर उसकी इच्छा हो तो वो काम में आ सकता है। रवि गावड़े को और क्या चाहिए था। वो देवराज चौहान के साथ डकैती में शामिल हो गया। डकैती हो गई। सप्ताह बाद उसे 4.5 करोड़ नकद मिला। उसके सपनों को पंख लगाने के लिए 4.5 करोड़ बहुत था, और देवराज चौहान जगमोहन का एहसानमंद था कि उनकी वजह से उसके सपनों को पंख मिल सके। आगे उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं था। ड्रग्स की दुनिया तो जैसे उसकी उंगलियों पर नाचती थी। उसे 4.5 करोड़ से उसने उस 4.5 करोड़ से उसने ड्रग्स का धंधा शुरू किया, और काम फैलता ही चला गया। माँ मोहिनी गावड़े अभी भी अक्सर मुंबई आती रहती थी, परंतु वह पहले से काफी बूढ़ी हो चुकी थी। रवि गावड़े को अब धंधा संभालने के लिए विश्वासी लोगों की जरूरत पड़ी, तो माँ से कहकर उसने 2 भाइयों को, प्रताप प्रताप गावड़े और अतुल गावड़े को मुंबई बुला लिया, और दोनों उसके साथ ड्रग्स का धंधा संभालने लगे। भाइयों के आ जाने से उसे बल मिला। धंधा और भी बढ़िया ढंग से संभाल लिया गया। वो धंधे की देखरेख करता था, हर तरफ नजर रखता था, और भाइयों को बताता था कि उन्हें क्या क्या करना है। पार्टियों से बातचीत का काम वो खुद ही करता था। धंधा फैला तो दुश्मन भी पैदा हो गए। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन किसी दुश्मन ने उसके भाई प्रताप गावड़े को एक गली में गोलियों से भून दिया। ये किसने किया पता नहीं चला, परंतु तब दबी दबी आवाजें जरूर उठी थी कि उसे उसके भाई अतुल गावड़े ने ही मरवाया है। किसी बात पर दोनों में मतभेद था, पर रवि गावड़े ने इन बातों की परवाह नहीं की। वो जानता था कि अतुल ऐसा नहीं कर सकता, परंतु प्रताप के मारे जाने के जवाब में रवि गावड़े ने गांव में मौजूद बाकी के दोनों भाइयों को मुंबई बुलाकर धंधे पर लगा दिया। उन दोनों के नाम नरेन गावड़े और श्याम गावड़े थे। भाइयों की एकता में धंधा बढ़ता ही चला गया। परंतु 4 साल बाद किसी ने सड़क पर जाती नरेन गावड़े की कार पर बम फेंककर उसकी जान ले ली। ये काम किसने किया कुछ पता नहीं चला। रवि गावड़े अब ड्रग्स का बादशाह बनता जा रहा था। भाइयों की मौत का उसे दुख था, परंतु धंधे में सब कुछ सहना पड़ता है। अब वो 47 बरस का हो चुका था। उसने शादी नहीं की थी, परंतु अतुल गावड़े कब का शादी कर चुका था। माँ बहू और बच्चों के साथ बंगले पर रहती थी, और बूढ़ी होकर दुनिया छोड़कर चली गई। जब 50 का हुआ तो श्याम गावड़े को किसी ने शूट कर दिया। किसने किया पता नहीं चला, परंतु अब 2 ही भाई बचे थे, वो और अतुल गावड़े। अतुल गावड़े शुरू से ही उसके साथ था, और धंधे को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ था, परंतु धंधे की पूरी तरह से कमान रवि गावड़े के हाथ में ही थी। ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था अब तक रवि गावड़े। इस दौरान देवराज चौहान और जगमोहन के साथ 2-3 बार मुलाकात हो चुकी थी। वो इन दोनों का अभी तक एहसानमंद था कि देवराज चौहान ने साथ में डकैती करने का मौका दिया, और अपने हिस्से के 4.5 करोड़ मिलने पर ही अपना धंधा शुरू कर सका। 55 वर्षीय रवि गावड़े 4 दिन पहले इटली गया था। वहां ड्रग्स माफिया के साथ उसकी मीटिंग थी, और अभी कई दिन बाकी थे उसके वापस लौटने में। इधर मुंबई में हमेशा की तरह अतुल गावड़े धंधे को संभाले हुए था।
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी अतुल गावड़े का फोन देवराज चौहान को गया। देवराज चौहान उस वक्त एयरपोर्ट से कार पर वापस आ रहा था। जगमोहन किसी काम के लिए इस्तांबुल गया था। उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था देवराज चौहान। दोपहर के 2 बज रहे थे। हेलो। देवराज चौहान ने कार ड्राइव करते मोबाइल निकाल कर बात की। देवराज चौहान बात कर रहा है। उधर से अतुल गावड़े का परेशानी से भरा स्वर कानों में पड़ा। तुम अतुल गावड़े हो ना, रवि गावड़े के भाई? मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली है। बोलो। कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रवि के होते मेरी क्या जरूरत? वो नहीं है, इटली गया है। माफियाओं के साथ ड्रग्स के बारे में उसने कई मीटिंग करनी है। 4 दिन हो गए उसे गए और आने में कई दिन लग सकते हैं। मैंने भाई को फोन किया था, उसी ने कहा कि तुमसे बात करूं। तुम सब ठीक कर दोगे? क्या बात है? फोन पर बात नहीं हो सकती। या तो तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं आता हूं। बताओ कहां पर? मैं आ रहा हूं। तुमने विले पार्ले वाला ऑफिस देखा हुआ है ना? वहीं आ जाओ। मैं आधे घंटे में वहां पहुंच रहा हूं। मैं भी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। जगमोहन को भी लेते आना। वो इस्तांबुल गया हुआ है, मैं यहीं आऊंगा सिर्फ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। मैं कुछ भी संभाल नहीं पा रहा हूं, शायद मैं घबरा गया हूं। अगला दृश्य। बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है देवराज चौहान। भाई होता तो सब ठीक हो जाता, परंतु वो इटली में व्यस्त है। तुम ही सब ठीक कर सकते हो। 50 बरस का अतुल गावड़े उसे भीतर आते पाकर एक ही सांस में कह उठा। देवराज चौहान आगे बढ़कर शानदार ऑफिस में एक कुर्सी पर बैठा और बोला, बैठ जाओ अतुल, मुझे आराम से बताओ कि मामला क्या है। अतुल गावड़े कुर्सी पर बैठा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। अतुल गावड़े ने व्याकुल भाव में पहलू बदला और बोला, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। बात बोलो, मामला क्या है? देवराज चौहान की निगाह अतुल गावड़े पर थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और कह उठा, सारंगल नाम का आदमी 20 साल से हमारे साथ है और हमारा बहुत विश्वासी रहा है। भाई भी उस पर बहुत भरोसा करता है। पैसे का लेन देन उसी की निगरानी में होता है। पैसे के मामले काफी हद तक वही संभालता है, परंतु कल वो दगाबाजी कर गया। यूरोप की पार्टी से 438 करोड़ की ड्रग्स का सौदा हुआ। माल हमने यूरोप की उस जगह पर पहुंचा दिया जहां के लिए पार्टी ने कहा था, और हमने पेमेंट की डिमांड मुंबई में रखी तो कल उसने पेमेंट दी। सारंगल 438 करोड़ लेने गया, साथ में 6 आदमी थे। पेमेंट अमेरिकन डॉलरों में हुई थी और जब सारंगल उन 6 आदमियों के साथ पेमेंट लेकर वापस आ रहा था तो बहाने से उसने अपने साथ के आदमियों को वैन से नीचे उतार दिया और खुद 438 करोड़ अमेरिकन डॉलर के रूप में 6 सूटकेसों में भरे पड़े थे, उन्हें लेकर भाग निकला। तुम जानते ही हो कि 438 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है। 4 अरब 38 करोड़ होती है। इतनी बड़ी दौलत किसी का भी भाग्य बना सकती है और किसी का भी बिगाड़ सकती है। वो पैसा हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। करीब 150 करोड़ रुपए तो हमने उसे देने हैं जिससे हम ड्रग्स लेते हैं। वो खतरनाक लोग हैं। उन्हें अगर पैसे ना मिले तो वो मेरा और भाई का बिस्तरा गोल कर देंगे। वो पलक झपकते ही हमें साफ कर देंगे। और तो तुम चाहते हो कि मैं सारंगल को तलाश करके उसे तुम्हारे हवाले करूं? देवराज चौहान बोला। सारंगल को ढूंढ लिया है आज सुबह मैंने। अतुल गावड़े सिर हिलाकर कह उठा। ढूंढ लिया? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हाँ, पूरी रात तलाशने के बाद 3 घंटे पहले उसे पकड़ लिया गया है। तो फिर समस्या क्या है? जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं था? नहीं। और वो हरामजादा बताने को तैयार भी नहीं कि 438 करोड़ उसने कहाँ रखा है।
अतुल गावड़े टेबल पर हाथ मारकर बोला, साले की बहुत दवा दारू कर ली पर वो मुंह खोलने को तैयार नहीं। ये तो तुम लोगों का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? देवराज चौहान ने कहा। वो डर से इस कारण मुंह नहीं खोल रहा कि पैसा मिलता ही उस हरामजादे को हम खत्म कर देंगे, अतुल गावड़े कहता जा रहा था। वो जानता है कि जब तक उसका मुंह बंद है तब तक ही वो जिंदा रहेगा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। इस वक्त वो डरे हुए शेर की तरह है जो दहाड़ भी रहा है और डर भी रहा है। दहाड़ता इसलिए है कि पैसा उसके पास है, डरता इसलिए है कि पैसे के बारे में बताते ही उसे मार दिया जाएगा। परंतु मेरी हालत उससे भी बुरी हो चुकी है। यह सब कुछ भाई की गैर मौजूदगी में तब हुआ जब वो इटली में मौजूद है। सारी बात मेरे पर आएगी। सारंगल की हरकत मेरी नाकामी मानी जाएगी। मैंने सब कुछ भाई को बताया तो भाई ने कहा सारंगल को संभाले रखूं। वो मुंबई लौटकर सारंगल से बात करेगा। तब मैंने भाई को बताया कि सारंगल में इतनी हिम्मत नहीं कि सिर्फ अपने दम पर वो हमसे गद्दारी कर ले। उसके साथ हमारे और लोग भी जरूर शामिल होंगे। वो जाने कब से ऐसा कुछ करने की सोच रहा होगा। अब हालत यह है कि मुझे भीतर घात से खतरा है। पता नहीं अपने किन लोगों के साथ मिलकर सारंगल ने ये काम किया है। उन लोगों को ये डर भी होगा कि भाई सारंगल का मुंह ना खुलवा ले कि उसके साथ और कौन कौन गद्दार है। ऐसे में वो सारंगल की हत्या करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या पता उसकी देखरेख करने वालों में से ही कोई सारंगल का साथी हो और मौका मौका पाकर उसे मार दे, उसके खाने में जहर दे दे। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरी खैर नहीं। भाई वापस आकर मुझे गोली मार देगा। मेरी ही तो हालत ही पतली हुई पड़ी है कि ये बात तो सारंगल भी जानता होगा कि उसके ही साथी उसकी जान ले सकते हैं। हो सकता है कि ये बात उसने महसूस कर ली हो, परंतु वो भाई से बहुत डरता है। ऐसे में मुंह नहीं खोलेगा हमारे सामने। और उसके जो भी साथी हैं उन पर तो वो फिर भी भरोसा कर लेगा। तो मैं क्या करूं? मैंने सारी बात भाई को फोन पर बता दी तो भाई बोला कि सारंगल को उसकी वापसी तक के लिए देवराज चौहान के हवाले कर दूं। भाई ने तुम्हारे लिए कहा है कि तुम ये काम जरूर करना। इस काम के बदले तुम्हें रोज का 1 करोड़ रुपया मिलेगा, भाई ने कहा है, अतुल गावड़े ने परेशान स्वर में कहा। इससे पहले कि सारंगल की कोई जान ले ले, तुम उसे अपने पास रख लो। मेरे पास से ले जाओ। मैं उसे रखूंगा तो वो खतरे में रहेगा। उसे मरना नहीं चाहिए। 438 करोड़ रुपया उसने कहीं पर रखा है, वो वसूलने तक उसे जिंदा रखना है। तुम्हारा मतलब कि रवि के आने तक मैं सारंगल को अपने पास छिपा के रखूं? अतुल गावड़े ने सर हिलाया, सहमति में सिर हिलाया, फिर कहा, इस काम का तुम्हें रोज का 1 करोड़ मिलेगा। देवराज चौहान ने कस लिया। चेहरे पर सोच के भाव थे। करोगे ना इस काम को? मुसीबत के इस वक्त तुम काम आओगे ना? अतुल गावड़े ने बेचैनी से कहा। ठीक है, सारंगल को कुछ दिन मैं रख लेता हूं। मेहरबानी दोस्त, ये कहकर तुमने मेरी परेशानी कम कर दी, अतुल गावड़े कह उठा। मैं तो सारंगल है कहाँ? उसे खामोशी से मैंने एक जगह रखा है और खास आदमी उसके पास छोड़े हैं। ऐसा है तो उसे वहीं रखो। और तुम समझते नहीं, जिन लोगों के साथ मिलकर उसने दगाबाजी को अंजाम दिया है, उसे ढूंढ लेंगे वो और मार देंगे। मैं नहीं जानता वो कौन कौन है, परंतु हैं वो हमारे आदमी ही। तभी तो आनन फानन भाई से बात करके मैंने तुम्हें फोन किया और सारी बात तुम्हारे सामने रख दी। ठीक है, सारंगल को लेने मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। कहाँ पर आऊं? अतुल ने बताया कि 2 घंटे बाद वो कहाँ आएगा। फिर कहा, तुम अभी क्यों नहीं मेरे से ले जाते उसे? जगह का तो इंतजाम कर लूं, जहां उसे रखना है, कहते हुए देवराज चांद उठ खड़ा हुआ। लेकिन मुझे जरूर बताना कि तुमने सारंगल को कहाँ रखा है। जरूर बताऊंगा, 2 घंटे बाद में। मैं तुमसे तुम्हारी बताई जगह पर मिलूंगा।
देवराज चौहान ने कहा और बाहर निकल गया। अगला दृश्य। दोपहर के 3 बज रहे थे। सोहनलाल वैन ड्राइव कर रहा था। ये काले शीशों वाली ओमनी वैन थी। देवराज चौहान पीछे वाली सीट पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। चेहरे पर शांति के भाव थे। रवि गावड़े की वापसी कब है? वैन ड्राइव करते सोहनलाल ने पूछा। उसका भाई कहता है कि उसे आने में कुछ दिन लगेंगे, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हें ये काम हाथ में लेने की क्या जरूरत थी जो? रवि गावड़े ने व्यक्तिगत तौर पर मेरी सहायता मांगी है। ये ड्रग्स से जुड़ा कोई मामला नहीं है, व्यक्तिगत मामला है। रवि गावड़े बेशक ड्रग्स का धंधा करता है, लेकिन वो अच्छा इंसान है, देवराज चौहान बोला। हाँ, बंदा तो ठीक है, सोहनलाल ने सिर हिलाया। जगमोहन कब तक वापस लौटेगा? सप्ताह तो लगेगा ही। बस, हम पहुंच गए। वैन को सड़क के किनारे उस मॉल के सामने रोक दो, देवराज चौहान ने बाहर देखते हुए कहा और मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। यहां पर अतुल तुम्हारे हवाले सारंगल को करेगा? हाँ। ये काम तो वो अपने किसी भी ठिकाने पर कर सकता था। वो इस बात को गुप्त रखना चाहता है कि उसने सारंगल को मेरे हवाले किया। उसका कहना है कि सारंगल के साथी ही उसे मार सकते हैं, कि वो उनके बारे में न बता दे। और सारंगल के साथ रवि गावड़े के ही कुछ लोग हैं। देवराज चौहान ने फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल गई, फिर अतुल गावड़े की आवाज कानों में पड़ी। उस जगह पहुंच गए देवराज चौहान? उधर से अतुल गावड़े की आवाज कानों में पड़ी। हाँ, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, रास्ते में हूं। तुम कहां पर खड़े हो? मॉल के सामने सड़क किनारे नीले रंग की ओमनी वैन खड़ी है, उसी में हूं। बस अभी पहुंचा, सारंगल मेरे साथ है। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में रखा। 438 करोड़। सारंगल ने तगड़ा चूना लगाया है, पर रवि गावड़े उसे छोड़ने वाला नहीं है, सोहनलाल बोला। मैं सारंगल से कभी मिला नहीं हूं। वो गावड़े भाइयों का खास आदमी है। सोचा नहीं होगा उन्होंने कि वो कभी इस तरह धोखा देगा। परंतु पैसा सामने पाकर कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, दगाबाजी कर बैठते हैं। तेज धूप की वजह से पसीने छूट रहे थे। ओमनी में एसी नहीं था। सारंगल को ले जाने के लिए सोहनलाल ने काले शीशों वाली वैन का इंतजाम किया था। इस समय उन्हें गर्मी की परवाह नहीं थी। 10 मिनट बाद ही उनकी वैन के पीछे एक साधारण से दिखने वाली कार आकर रुकी। उस कार के शीशे काले थे। देवराज चौहान ने आगे के शीशे के पार पिछली सीट पर बैठे अतुल को देख लिया था। उसके साथ 2 आदमी और बैठे थे। एक ड्राइविंग सीट पर था। देवराज चौहान ओमनी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो तब तक उधर से अतुल भी कार से बाहर आ गया था। देवराज चौहान उसके पास जा पहुंचा। मैं बहुत सावधानी बरत कर इसे यहां तक लाया हूं कि किसी को मेरी हरकत का पता न चल सके, अतुल गावड़े ने कहा। देवराज चौहान कार का दरवाजा खोलकर भीतर झांकने लगा। पीछे वाली सीट पर 2 आदमी मौजूद थे। एक तो अतुल का साथी था, दूसरे के सिर और चेहरे पर कपड़ा डाला हुआ था और उसके हाथ पीछे करके बांध रखे थे। देवराज चौहान ने चेहरा कार से बाहर किया और अतुल से बोला, ठीक है, इसे मैं ले जा रहा हूं। सतर्कता से देवराज चौहान, अतुल व्याकुल स्वर से बोला। इसे कुछ होना नहीं चाहिए, भाई के सामने पेश करना है इसे। 438 करोड़ इसने कहीं दबा कर रख दिया है। इससे वो वसूलना है, वरना भाई का तो बुरा हाल हो जाएगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और कार के भीतर मुंह करके कहा, इसके हाथ खोल दो। फिर सीधा हुआ तो अतुल परेशान सा कह उठा, मुझे बताओ इसे कहाँ ले जा रहे हो? क्या तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है? देवराज चौहान ने कहा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि भाई को तुम पर भरोसा है। परंतु सारंगल इस वक्त बहुत कीमती है हमारे लिए, इसलिए ये बात जानना चाहता हूं कि तुम इसे कहां पर रखोगे। देवराज चौहान ने धीमी आवाज में अतुल को बताया कि सारंगल को कहां रखेगा। सुनते ही अतुल बोला,
मेरे ख्याल में ऐसी जगह सारंगल को रखने के लिए ठीक नहीं होगी। फिक्र मत करो, सारंगल अब मेरी कस्टडी में है, वो तुम्हें जिंदा वापस मिलेगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कार में झांका। सारंगल के हाथ खुल चुके थे और वो व्यक्ति रिवॉल्वर निकाले सारंगल की कलाई थामे बैठा था। देवराज चौहान ने सारंगल की कलाई पकड़ी और उसे कार से बाहर निकाला। सारंगल के सिर पर अभी भी कपड़ा डाल रखा था। देवराज चौहान ने उसे फौरन ओमनी में बिठा दिया और फिर वापस पलटकर गावड़े से बोला, जा रहा हूं गावड़े, संभल कर। गावड़े बेचैन स्वर में कह उठा। देवराज चौहान भीतर बैठा और दरवाजा बंद कर दिया। सोहनलाल ने ओमनी आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान ने सारंगल के सिर चेहरे से नकाब जैसा कपड़ा हटाया। वो 50 की उम्र को टच करता सामान्य कदकाठी का आदमी था। इस वक्त उसके चेहरे की शेव कुछ बड़ी हुई थी। कपड़ा हटते ही उसने 2 लंबी लंबी सांसें ली। वो लंबा और चुस्त आदमी था। वैन का माहौल देखने के पश्चात उसकी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान मुस्कुराया। सारंगल ने उसकी आंखों में झांका। मुझे जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो? वो सख्त स्वर में कह उठा। सही कहा। अतुल साहब मुझे तुम्हारे हवाले कर चुके हैं कि बड़े भाई के आने तक मुझे सुरक्षित रख सको। किसने बताया? अतुल साहब ने। कहते हुए उसने सोहनलाल पर नजर मारी, फिर पूछा, तुम कौन हो? ड्राइवर। सोहनलाल सारंगल को देखता कह उठा। जगमोहन हो? सारंगल ने पूछा। नहीं। तो कौन? सोहनलाल। समझ गया। सारंगल ने सिर हिलाया। तुम्हारा नाम सुन तुमने रवि गावड़े के 438 करोड़ पर हाथ मारा है और तुम फंस चुके हो, परंतु तुम डर नहीं रहे। क्यों? जवाब में सारंगल मुस्कुरा कर रह गया। देख लेना, मैं देवराज चौहान की कैद से भाग जाऊंगा। उसका स्वर दृढ़ था। सोहनलाल सारंगल को देखता मुस्कुराता रहा। सारंगल ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने पैकेट से सिगरेट निकाली और पैकेट सारंगल की तरफ बढ़ा दिया तो सारंगल ने खामोशी से सिगरेट ले ली। दोनों ने सिगरेट सुलगा ली। मेरी कैद में तुम्हें तुम्हारी जरूरत का पूरा सामान मिलेगा सारंगल, देवराज चौहान ने कहा। शुक्रिया। तुम्हें मेरे साथ आराम से रहना होगा। शरारत करोगे तो अपने लिए मुसीबत खड़ी करोगे। ये कैद से भाग जाने को कह रहा है? सोहनलाल वैन ड्राइव करता हुआ बोला। देवराज चौहान सारंगल को देखकर सख्त अंदाज में मुस्कुराया, फिर बोला, यह बड़ा मामला है, मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता। सारंगल ने कुछ नहीं कहा, कश लेता रहा। चेहरे पर गंभीरता रही। कुछ मिनट बीते कि सोहनलाल कह उठा, एक कार हमारा पीछा कर रही है। देवराज चौहान ने पीछे देखा। सारंगल एकाएक मुस्कुराया और पीछे देखने लगा। नीली कार, सोहनलाल बोला। उसमें 3 या 4 आदमी हैं। उनसे पीछा छुड़ाओ, देवराज चौहान बोला। सोहनलाल ने वैन की रफ्तार तेज कर दी। तुम नीचे बैठ जाओ, देवराज चौहान ने सारंगल से कहा। वो वैन पर गोलियां चला सकते हैं। नहीं चलाएंगे। तुम्हें कैसे पता? देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। हो सकता है वो लोग मुझे बचाकर अपने साथ ले जाना चाहते हो। कौन है वो लोग? कुछ चुप रहकर सारंगल बोला, पता नहीं वो कौन है। पीछे हैं तो जरूर वो मुझे बचा लेना चाहते होंगे। नीचे बैठो। नहीं, मेरे कपड़े खराब हो। तभी देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ी और खींचते हुए झटका दिया। सारंगल सीट से वैन के फर्श पर आ गिरा। यहां से हिलना मत। अगर गोलियां चलें तो फर्श पर लेटे रहना, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। तुम मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे, सारंगल उखड़े स्वर में बोला। परंतु देवराज चौहान की निगाह पीछे आती कार पर थी। वैन की स्पीड काफी बढ़ चुकी थी।
सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ की वजह से बार बार वैन की रफ्तार को धीमा करना पड़ता। इस कारण कार से पीछा न छुड़ाया जा पा रहा था। किसी रेड लाइट को पार करके और इन्हें पीछे ही ट्रैफिक में फंसा देने की कोशिश करो, देवराज चौहान ने कहा। आसान नहीं लगता, सोहनलाल ने होंठ भींच कर कहा। कुछ देर बाद अगले चौराहे से सोहनलाल ने वैन को दाईं तरफ मोड़ दिया। वो नीली कार भी उनके पीछे उसी तरफ आ गई। इनका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, सोहनलाल झल्लाकर कह उठा। वो मुझे छुड़ा ले जाना चाहते हैं, तारंगल ने सिर हिलाकर कहा। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और सीट के नीचे से साइलेंसर निकाला और नाल पर चढ़ाने लगा। चेहरे पर कठोरता उभर आई। नजरें पीछे आती कार पर थी। मेरे ख्याल में अतुल का पहले से ही पीछा हो रहा था। तारंगल को हमारे पास आया पाकर ये हमारे पीछे लग गए हैं। अतुल का ख्याल ठीक था कि इसके साथी इसे मार सकते, सोहनलाल ने कहना चाहा। वो मुझे मारने नहीं, मुझे छुड़ाने आए हैं, तारंगल कह उठा। वैन की रफ्तार धीमी करो, कार को इतना पास लो कि मैं कार के टायर का निशाना ले सकूं, देवराज चौहान बोला। और जब कहूं वैन भगा देना। फुर्ती से करना ये काम कि वो हमारा निशाना न ले सके। डरते हो उन लोगों से, तारंगल ने कहकर उसे देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है? देवराज चौहान की निगाह पीछे आती कार पर थी। मेरे ख्याल में मेरे होते तुम ज्यादा पंगा नहीं चाहते, तारंगल बोला। जब तुम्हें पता है तो गलत बात क्यों कहते हो? सोहनलाल ने अब वैन की रफ्तार धीमी कर दी थी। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती थी। उनके पास गनें जरूर होंगी, तारंगल बोला। अगर तुमने गोली चलाई तो वो गोली नहीं चलाएंगे। क्यों? तारंगल ने देवराज चौहान को देखा। क्योंकि तुम्हारे कहने के मुताबिक वो तुम्हें छुड़ाने की चेष्टा में है, तारंगल ने सिर हिला दिया। परंतु मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें छुड़ाकर ले जाना चाहते हैं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? चुप रहो, तुमसे बाद में बात करूंगा। देवराज चौहान का ध्यान पूरी तरह से बाहर था। फिर सोहनलाल से बोला, स्पीड कुछ और कम करो, 6-7 फुट का फासला और कम करो। वैन के फर्श पर बैठा सारंगल गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देख रहा था। आधे मिनट में ही वैन और पीछे आती कार का फासला कम हो गया। चूंकि वैन के शीशे काले थे, ऐसे में बाहर से नहीं देखा जा सकता था कि भीतर क्या हो रहा है। अब पीछे वाली कार मात्र 12 फुट के फासले पर थी। देवराज चौहान ने फुर्ती से रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और उस कार के अगले टायर का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। मध्यम सी पिट्टी की आवाज गूंजी। वैन के पीछे वाले शीशे में छेद दिखने लगा था। अगले ही पल पीछे वाली कार लड़खड़ाती दिखी। स्पीड बढ़ा दो, देवराज चौहान जल्दी से बोला। अगले ही पल वैन ने तेज झटका खाया और भाग निकली। देवराज चौहान की निगाह पीछे ही रही। क्या रहा? सोहनलाल ने पूछा। गोली उस कार के टायर पर लगी, वो कार पीछे रुक गई है, ट्रैफिक जाम होता जा रहा है। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डालनी चाहिए कि तभी फर्श पर बैठा सारंगल उछला और देवराज चौहान से सीट पर जा भिड़ा। वो बेहद फुर्तीला था और पलक झपकते ही देवराज चौहान की रिवॉल्वर उसके हाथ में थी और नाल देवराज चौहान के सिर से सट चुकी थी। सारंगल होंठ भींचे देवराज चौहान के सामने खड़ा उसे घूर रहा था। हिलना मत देवराज चौहान, सारंगल गुर्राया। सोहनलाल ने शीशे में से पीछे देखा। वो बराबर वैन दौड़ाए जा रहा था। बेवकूफ़ी मत करो सारंगल, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। तुम कुछ नहीं कर सकोगे। मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुम्हारे सिर में गोली उतारने के बाद मैं आज़ाद हो। इसी पल सोहनलाल ने पूरी ताकत से ओमनी के ब्रेक लगा दिए। टायरों के चीखने की आवाज़ आई। सारंगल के पांव उखड़ गए। वो उछला और तीव्र झटके से आगे की दोनों सीटों के बीच सोहनलाल के पास जा गिरा। उसी पल सोहनलाल की रिवॉल्वर की नाल उसके गाल से आ सटी। बस, बहुत हो गया, सोहनलाल ने मौत भरे स्वर में कहा।
रिवॉल्वर गिरा दे वरना। सारंगल ने खतरनाक निगाहों से सोहनलाल को देखा। तभी देवराज चहन करीब पहुंचा और सारंगल के हाथ से अपनी रिवॉल्वर ली और उसे दोनों सीटों के बीच से उठने को कहा। वो उठा, परंतु उसका चेहरा गुस्से से भरा पड़ा था। बैठ जा, देवराज चहन ने खतरनाक स्वर में कहा। जब तेरे हाथ में मेरी रिवॉल्वर आई तो तभी चाहिए था कि मुझे शूट कर देता, पर तूने मौका गवा दिया। अब की बार ऐसा ही करूंगा। सारंगल दांत किटकिटा कर कह उठा। अब वो वक्त नहीं लौटेगा, बैठ जा, देवराज चांद ने हाथ में दबी रिवॉल्वर हिलाते उसे देखते हुए कहा। मेरी बात एक ही बार में नहीं मानेगा तो तेरी दोनों टांगों पर गोली मारकर तुझे ले जाकर बेड पर लेटा दूंगा। तेरे शरीर में 10 जगह ऐसी हैं जहां मैं गोली मारूं तो तू तब भी जिंदा रहेगा और रवि गावड़े तेरे से बात कर सकेगा। होंठ भींचे सारंगल वैन की सीट पर बैठ गया। अगला दृश्य। यह मध्यम वर्गीय रिहायशी इलाका था माहिम का। 2 कमरों वाले फ्लैटों की सोसाइटी थी ये। सोहनलाल वैन को भीतर लेता चला गया और आगे जाकर वैन को पार्किंग में रोका, इंजन बंद किया। देवराज चांद के हाथ में अभी भी रिवॉल्वर दबी थी। वो सारंगल को देख रहा था। सारंगल की कठोर निगाह उस पर थी। शाम के 5:30 बज रहे थे। सोहनलाल ने गर्दन घुमाकर पीछे बैठे दोनों को देखा। देवराज चांद रिवॉल्वर जेब में रखता सारंगल से बोला, अब क्या इरादा है तुम्हारा? सारंगल के होंठ भिंचे, उसे देखता रहा। यहां से निकलकर ऊपर एक फ्लैट तक चलना है, देवराज चांद ने कहा। जाहिर है कि लोगों के सामने मैं रिवॉल्वर हाथ में नहीं रख सकता। क्या तुम आराम से चलना पसंद करोगे? सारंगल गुस्से भरे अंदाज में वैन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान भी बाहर आया, सोहनलाल भी। पास से लोग आ जा रहे थे। अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हारी दोनों टांगों पर। तुम मुझे ज्यादा देर अपनी कैद में नहीं रख सकते देवराज चौहान, सारंगल धीमे से गुर्राया। क्यों? मेरे साथी तुम्हें शूट करके मुझे ले जाएंगे। अगर मुझे रखना इतना आसान होता तो अतुल मुझे तुम्हारे हवाले न करता। मेरे लोग बहुत खतरनाक हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं, सारंगल सख्त स्वर में कह रहा था। देवराज चौहान मुस्कुराया। उस कार के टायर पर गोली मारकर यह मत सोचना कि उनसे पीछा छुड़ा लिया। वो बहुत खतरनाक। चुपचाप यहां से चल। देवराज चौहान का लहजा सामान्य था। सोहनलाल, तुम आगे चलो, क्योंकि फ्लैट के बारे में तुम ही जानते हो। चलो सारंगल। देवराज चौहान ने उसकी कलाई पकड़ी। सारंगल ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और सोहनलाल के पीछे चल पड़ा। सारंगल पर नजर रखे देवराज चौहान पीछे था। वो सीढ़ियों तक पहुंचे और ऊपर चढ़ने लगे। दूसरी मंजिल पर जा पहुंचे। लोग बराबर आ जा रहे थे। सब अपने कामों में व्यस्त थे। किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। हर कोई अपनी जल्दी में था। दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में चलते सोहनलाल एक फ्लैट के बंद दरवाजे के सामने ठिठका और जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोलने लगा। बाहर लोहे का दरवाजा था और लंबी चाबी के साथ 3 बार घूमने वाला ताला था। उसे खोलने के बाद भीतर लकड़ी का दरवाजा धकेला और प्रवेश कर गया। सारंगल और फिर देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया और पलटकर देवराज चौहान ने लोहे का दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई, फिर लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। सोहनलाल फ्लैट की लाइट ऑन करता बोला, यह फ्लैट मैंने 4 साल पहले खरीदा था। पहले यहां पर रहने का मेरा इरादा था, फिर मैंने इसे इरादा बदलकर बड़ा फ्लैट ले लिया और इसे ताला लगा दिया। 10 दिन पहले ही नानिया के साथ यहाँ आकर सफाई की थी। महीने में एक चक्कर लगा जाता हूँ। फ्लैट में जरूरत का हर सामान था। डबल बेड, टीवी, फ्रिज, सोफा, पर्दे, सब कुछ। 2 कमरों का फ्लैट था ये। तो तुम मुझे यहां रखोगे? हाँ। कोई फायदा नहीं है। 24 घंटे में मेरे साथी मुझे यहां से निकाल ले जाएंगे। फिक्र मत करो, इसके हाथ पांव बांध दो, देवराज चौहान ने सोहनलाल से कहा। सोहनलाल दूसरे कमरे से डोरी ले आया। सारंगल को बेड पर उल्टा लेटाया और उसके दोनों हाथ पीठ की तरफ करके बांध दिए।
फिर पिंडलियां बांधी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं देवराज चौहान। सारंगल दांत पीस उठा। देवराज चौहान ने सोहनलाल से कहा, दिन में 2 बार मेरे लिए और इसके लिए खाना चाहिए। समझ लो कि सुबह 11 बजे और शाम 8 बजे। सोहनलाल ने सिर हिला दिया। मुझे विस्की भी चाहिए। सारंगल कह उठा। 1 बोतल विस्की और कुछ पैकेट सिगरेट भी ला देना। कुछ देर अभी यहीं रुको, फिर बाजार से खाना, विस्की और सिगरेट के अलावा चाय कॉफी बनाने का सामान भी वो किचन में पड़ा है। सोहनलाल बोला। दूध ले आऊंगा। तुम लोग बेकार में यहां घर बसाने की कोशिश कर रहे हो। सारंगल मुस्कुराकर कह उठा। मेरे साथी मुझे यहां से ले जाएंगे, और देवराज चौहान, वो तुम्हें शूट जरूर करेंगे। सोहनलाल ने दूसरे कमरे से 6 इंच के फल वाला चाकू लाकर देवराज चौहान को दिया। जरूरत पड़े तो गोली के बदले में चाकू भी इस्तेमाल कर सकते हो, सोहनलाल ने कहा। देवराज चौहान ने चाकू लेकर सेंटर टेबल पर रख दिया। खुद वहीं सोफे पर बैठ गया। कॉफी बनाऊं? सोहनलाल ने देवराज चौहान से पूछा। मैं भी पीऊंगा, सारंगल कह उठा। देवराज चौहान के सिर हिलाने पर सोहनलाल छोटे से किचन की तरफ बढ़ गया। बेड पर बंधा पड़ा सारंगल कसमसाया, फिर बोला, तुम्हें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। तुम डकैती मास्टर हो, अपनी डकैतियों की तरफ ध्यान दो। मुझे छोड़ दो, वरना तुम मारे जाओगे। मेरे साथी आते ही होंगे। इन गावड़े भाइयों का चक्कर छोड़ दो। देवराज चौहान ने उसे देखते हुए सिगरेट सुलगाई और मुस्कुराया। सारंगल ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। अपनी फिक्र करो, मेरी नहीं, देवराज चौहान ने कहा और कश लिया। मुझे अपनी जरा भी फिक्र नहीं है। मेरे साथी मुझे छुड़ाने के लिए आते ही होंगे। मैं भी उनके आने का ही इंतजार कर रहा हूं। देवराज चौहान का स्वर शांत था। सारंगल ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। देवराज चौहान उसे नहीं देख रहा था। कुछ ही देर में सोहनलाल 3 गिलासों में कॉफी ले आया। इसे कैसे दूं? सोहनलाल ने सारंगल को देखते हुए पूछा। इसके हाथ खोलो और दायां हाथ डोरी से बांधकर पिंडली पर बंधी डोरी से बांध दो कि उस हाथ का ये इस्तेमाल न कर सके, और इसे बिठाकर कॉफी का गिलास बाएं हाथ में थमा दो। तुम तो मेरे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार कर रहे हो, सारंगल गुस्से से कह उठा। सोहनलाल ने वैसा ही किया जैसा देवराज चौहान ने कहा था। अगला दृश्य। रात के 8:30 बज रहे थे। सोहनलाल जा चुका था। डिनर पैक कराकर छोड़ गया था और विस्की की बोतल दे गया था। देवराज चौहान ने एक पैग अपने लिए बनाया और दूसरा सारंगल के लिए। सारंगल का दायां हाथ उसकी टांगों में बंधी डोरी के साथ बांधा गया था कि वह कोई हरकत न कर सके। खाने पीने के लिए वक्ती तौर पर उसका बायां हाथ आजाद था, और देवराज चौहान ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया था। इस वक्त सारंगल कुर्सी पर बैठा विस्की के घूंट ले रहा था। चेहरे पर गंभीरता थी। इस प्रकार बंधनों में जकड़े कुर्सी पर बैठना तकलीफदेह था, परंतु वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता था। देवराज चौहान एक कुर्सी पर बैठा था और दूसरी कुर्सी पर टांगे रखे था। सारंगल ने देवराज चौहान को देखा, उसे देखता रहा, फिर बोला, मेरे साथी मुझे छुड़ा लेंगे। वो कभी भी आ जाएंगे। उन्हें नहीं पता कि तुम कहाँ हो, देवराज चौहान ने कहा। यह जान लेना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उन्होंने पता भी कर लिया हो, सारंगल ने देवराज चौहान को देखते हुए कहा। किससे? किससे पता कर लिया होगा? ये मैं नहीं जानता, पर उनके हाथ बहुत लंबे हैं। वो नहीं जान सकते कि हम कहाँ हैं। इस जगह के बारे में सिर्फ मैं, सोहनलाल और अतुल जानता है। वो जब यहां पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो सब कुछ कर सकते हैं। वो तुम्हें भी मार देंगे। देवराज चौहान ने घूंट भरा। तुम मुझे जाने दो। अतुल से कह देना कि मैं भाग गया।
बदले में तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। देवराज चांद ने सारंगल को देखा, फिर घूंट भरकर कह उठा, तुमने कितनी देर रवि गावड़े के लिए काम किया? 15-20 साल। वो तुम पर विश्वास करता था। सारंगल गहरी सांस लेकर रह गया। उसका पैसा दबाकर तुमने बेईमानी की। बुरा वक्त था जो उनके हाथ लग गया। एक बार मुंबई से निकल जाता तो फिर हाथ नहीं आता। और तुमने सोचा था कि तुम पकड़े नहीं जाओगे। हाँ, गलत सोचा। रवि गावड़े, अतुल गावड़े से तुम्हें डरना चाहिए था। पैसे में बड़ी ताकत होती है, वो डर को भी भगा देता है। मैं तो कब से बड़ी रकम के इंतजार में था, ताकि पैसा लेकर खिसक सको। हाँ, ऐसा ही। 438 करोड़, ये तो काफी बड़ी रकम है। सही कहा, बड़ी रकम। तरंगल मुस्कुराया। कहाँ रखी है? बहुत संभाल के रखी है। तरंगल हंस पड़ा। अपने साथियों के पास रखी है या किसी सुरक्षित जगह पर रखी है? देवराज चांद ने पूछा। ये तो मैं नहीं बता सकता। मेरे ख्याल से तुमने ये पैसा किसी सुरक्षित जगह पर रखा है। कैसे कह सकते हो? अगर पैसा तुम्हारे साथियों के पास होता तो वो तुम्हें छुड़ाने को बेताब ना होते, मौज कर रहे होते। सारंगल देवराज चांद को देखता रहा। तुम जरा भी डर नहीं रहे, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि रवि गावड़े तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं सच में बहुत डरा हुआ हूं देवराज चांद, पर तुम्हें दिखा नहीं रहा। ऊपर से शांत हूं। तुम मुझे छोड़ने का क्या लोगे? मेरा काम तुम्हें छोड़ना नहीं, संभाल कर रखना। 20 करोड़ दे सकता हूं तुम्हें, अभी। मेरे साथ चलो और ले लो। अपनी चिंता करो। 25 करोड़। देवराज चांद ने गिलास खाली कर दिया। 25 करोड़ भी पसंद नहीं आया? 25 करोड़ भी नहीं, देवराज चांद बोला। कोई बात नहीं, मेरे साथी आते ही होंगे। तब तो तुम्हारी जान भी जाएगी। लेकिन एक बात कहूं। क्या? रवि गावड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। क्यों? मैं उसे बताने वाला नहीं कि मैंने पैसा कहां रखा है। जब तक मेरा मुंह बंद है तब तक मैं जिंदा रहूंगा, और मैं अपना मुंह नहीं खोलने वाला। इसी से मेरी जिंदा रहने की गारंटी है, तरंगल ने कहा। मेरे ख्याल में तो तुम्हें पैसा गावड़े को वापस देकर उससे माफी मांग लेनी चाहिए कि वो तुम्हारी जिंदगी बख्श दे। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तरंगल ने गहरी सांस ली। तुम्हें धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। पैसा ईमान बिगाड़ देता है देवराज चांद। हर किसी का नहीं, तुम जैसे लोग ही बेईमानी पर उतर आते हैं। 438 करोड़ बेईमान बनने के लिए जायज रकम है। लोग तो 150 पर भी बेईमानी कर लेते हैं। इस काम में तुम्हारे साथी कौन बने? पता नहीं। तरंगल ने गिलास खाली कर दिया। वो गावड़े के ही लोग हैं या बाहर के? पता नहीं। अतुल को लगता है कि उसके ही कुछ लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है, देवराज चांद ने कहा। पता नहीं। तो तुम समझते हो कि तुम्हारे साथी तुम्हें यहां से छुड़ा लेंगे? जरूर। उस कार को भूल गए जो पीछे आ रही थी? वो मेरे साथियों की कार थी। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। सारंगल ने देवराज चांद को देखा। तुम्हारे साथियों को इस वक्त पैसे की इच्छा से ज्यादा इस बात का डर होगा कि कहीं तुम गावड़े भाइयों के सामने मुंह ना खोल दो, उन्हें उनके बारे में ना बता दो। मतलब अपने साथियों के लिए ही तुम भारी खतरा बन गए हो। ऐसे में वो तुम्हें छुड़ाने की अपेक्षा खत्म करना पसंद करेंगे। तुम खतरे में हो सारंगल।
सारंगल मुस्कुरा पड़ा। मैं तुम्हारी बकवास जैसी बातों में नहीं आने वाला। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें मेरी बात का यकीन करना चाहिए। तुम मुझे कमजोर करना चाहते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मुझे मत बताओ। मेरा गिलास खाली है, वो तैयार कर दो तो मेहरबानी होगी। देवराज चांद उठा और सारंगल का गिलास तैयार किया, अपना तैयार किया। अगर तुम चाहो, देवराज चांद वापस कुर्सी पर बैठता कह उठा, तो मैं तुम्हारी माफी की बात गावड़े से करूं? मतलब कि मैं पैसा लौटा दूं? सारंगल ने कड़वे स्वर में कहा। हाँ। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? पहली बात तो ये कि मैं ये बात नहीं मानने वाला। दूसरी बात यह कि तुम अभी ठीक से गावड़े भाइयों को जानते नहीं हो। तुम्हें दिखाने के लिए मुझे माफ कर देंगे और बाद में कोई ट्रक मेरे ऊपर आ चढ़ेगा, कोई गोली मुझे लग जाएगी या कुछ बदमाश मेरे पर हमला करेंगे और मुझे मार देंगे। वो मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे देवराज चौहान। देवराज चौहान ने घूंट भरा। तुम इस वक्त वही करो जो कर रहे हो, और मैं, खैर मुझे अपनी कोई चिंता नहीं। मेरे साथी मुझे यहां से निकाल लेंगे। वो जानते हैं कि पैसा मेरे पास है। मेरे आजाद होने पर ही उन्हें पैसा मिल सकेगा। एक बात कहूं देवराज चौहान? कहो। तुम यहां अकेले हो। तुम्हें अपने साथ दो चार लोग जरूर रखने चाहिए इस मौके पर। इस बात की तुम्हें इतनी चिंता क्यों? तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है कि मेरे साथी यहां पहुंचते ही सबसे पहले तुम्हें खत्म करेंगे। फिक्र मत करो, इसकी चिंता मुझे होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। चाहो तो मैं तुम्हें 30 करोड़ दे सकता हूं मुझे यहां से भगाने के। 50 भी नहीं। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 9 बजे देवराज चांद की आंख खुली। रात सोने से पहले देवराज चांद ने सारंगल के दोनों हाथ पीठ के पीछे बांध दिए, उसे बेड पर डाल दिया था। अब आंख खुलने पर सारंगल को बेड से नीचे सेंटर टेबल के पास पड़े देखा। सेंटर टेबल पर वो चाकू पड़ा था जो कि कल जाते वक्त सोहनलाल दे गया था। देवराज चांद रात सोफे पर सोया था। उठने पर देवराज चांद सारंगल को देखने लगा। सारंगल जाग रहा था। बंधनों की तकलीफ चेहरे पर दिख रही थी। तो तुम चाकू को पाने की चेष्टा में यहां तक आ गए? देवराज चांद ने टेबल पर पड़े चाकू को देखकर कहा। मेरे बंधन खोलो, बहुत तकलीफ हो रही है, बाथरूम जाना है। सारंगल कह उठा। देवराज चांद ने उसकी बाहों और टांगों के बंधन खोले। वहीं बैठा सारंगल अपने हाथ पांव मसलने लगा। तो तुम चाकू उठाने की कोशिश, अगर चाकू मेरे हाथ में आ जाता तो मैं अपने बंधन काट सकता था। सारंगल ने टेबल पर पड़े चाकू को देखा, पर चाकू हाथ में आया नहीं। टेबल नीचे गिराकर मुझे मिल जाता, पर इससे तुम्हारी आंख खुल जाती। भागना चाहते थे यहां से? कैद से कौन भागना नहीं चाहेगा? अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं रात ही तुम्हारी दोनों टांगों पर गोली मार देता। तुम सोए पड़े थे, तुम्हें पता भी नहीं चलता और मैं निकल जाता। ऐसा कुछ ही तुमने तब सोचा था जब रवि गावड़े का पैसा खिसकाया था, परंतु उसे पैसा चल परंतु उसे पता चल गया। सारंगल मुस्कुराकर देवराज चांद को देखने लगा। मैं अब भी गावड़े भाइयों को पूरी तरह थका दूंगा। अपना मुंह बंद रख। हाँ, वो मुझे जिंदा रखेंगे कि कभी तो मैं मुंह खोलूंगा, परंतु मैं मुंह नहीं खोलूंगा। रात तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे साथी तुम्हें यहां से छुड़ा लेंगे। अब एक ही रात में शब्द बदल गए। मैं हर तरफ सोच रहा हूं कि अगर वो मुझे ना छुड़ा सके तो मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें गावड़े के हवाले ही करूंगा। उससे पहले ही मैं निकल जाऊंगा, तरंगल ने दृढ़ स्वर से कहा। देखते हैं। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। एक मुझे भी दो,
सारंगल ने कहा। अपने बाथरूम के काम निपटो, दरवाजे पर मैं कुर्सी रखकर बैठूंगा। ये मेरी शराफत है कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा हूं, शायद इसलिए कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। उठो और अपने काम से निपटो, फिर मैं तुम्हें बांधूंगा। तुम अगर मुझे बांधना बंद कर दो तो मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। मामूली सी बात के लिए ये बड़ी रकम है देवराज चौहान। तुम मुझे समझते क्या हो? क्या मेरे बारे में ठीक से नहीं जानते? तुम्हारा बहुत नाम सुना है, फिर भी तुम पैसे से मुझे खरीदना चाहते हो। पैसा देखकर कौन नहीं बिकता? मैं नहीं बिकता। अब उठो, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पांव बांध दूंगा और दोबारा नहीं खोलूंगा। अगला दृश्य। 10 बजे सारंगल को देवराज चौहान ने पुनः बांध दिया। उसकी दाई कलाई पर डोरी बांधकर डोरी को पिंडलियों की डोरी से बांध दिया और बायां हाथ आजाद रहने दिया। 11 बजे के आसपास सोहनलाल ने खाना लेकर आना था कि सारंगल एक हाथ से खाना खा सके। देवराज चौहान ने तब तक नहा लिया था और जब सारंगल नहा रहा था, एक ही बाथरूम में तब दोनों नहाए थे। देवराज चौहान जानता था कि सारंगल फरार होने के लिए मौके की तलाश में है। ऐसे में वो उस पर सतर्कता से नजर रख रहा था। वो उसे फरार होने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। रवि गावड़े उसके कई काम आ चुका था। यह पहला काम था जो रवि ने उससे करने को कहा था और वो उसे ठीक से करना चाहता था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कस लिया। एक मुझे भी दो। देवराज चौहान ने सिगरेट सारंगल को देकर सुलगा दी और वापस आकर बैठा। सारंगल बेड पर तकियों से टेक लगाए बैठा था। इस काम का गावड़े तुम्हें कुछ दे रहा है या नहीं? सारंगल ने पूछा। 1 दिन का 1 करोड़, देवराज चौहान ने कहा। फिर तो तुम 1 करोड़ कमा चुके हो। दूसरा करोड़ आज तैयार हो जाएगा। मेरे ख्याल से 4-5 करोड़ कमा लोगे। तब तक तो रवि गावड़े इटली से वापस आ ही जाएगा, सारंगल ने कस लेकर कहा। यह काम मैं पैसों के लिए नहीं, गावड़े के लिए कर रहा हूं। तुम बेवकूफ हो जो ऐसा कहते हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने भी पैसे के लिए गावड़े से गद्दारी की। पैसा हर कोई चाहता है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें 50 करोड़ दे सकता हूं, मुझे जाने दो। 100 करोड़ में भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बचपना मत करो देवराज चौहान। 50 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, सारंगल ने तीखे स्वर में कहा। और तुम जानते भी हो कि पैसा मेरे पास है। मैं 1 घंटे में तुम्हें 50 करोड़ दे सकता हूं। मेरे साथ चलो। अब तुम्हें रवि गावड़े का डर लगने लगा है? तुमने 50 करोड़ तक कीमत बढ़ा दी है। मैंने पहले भी कहा था कि डर मुझे है। रवि गावड़े को मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं भूला हूं। तुम उसे भूल भी नहीं सकोगे। 50 करोड़ में सौदा कर रहे हो? नहीं, 100 में भी नहीं। तुम देखने में पागल नहीं लगते, परंतु हकीकत में तुम पागल हो जो 50 करोड़ छोड़ रहे हो। देवराज चांद चुप रहा। मेरे साथी आ गए तो पैसा भी हाथ नहीं आएगा और जान भी जाएगी तुम्हारी। देवराज चांद ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तुम मेरी बातों को यूं ही समझ रहे हो? सारंगल ने होंठ भींच कर कहा। कैद में फंसा इंसान जिसकी जान पर बनी पड़ी हो, वो ऐसी ही बातें करता है, देवराज चौहान बोला। मैं फंसा हुआ नहीं हूं, बल्कि खामोशी से मामला निपटाना चाहता हूं, सारंगल झल्लाया। तुम बात को समझ नहीं रहे। मेरे साथी कभी भी यहां पहुंच जाएंगे। गोलियां चलेंगी, शोर शराबा होगा, जबकि मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ मत चाहो। यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो तुम नहीं मानने वाले? बेवकूफ हो जो। तुम्हारा परिवार है? परिवार? हाँ है। तरंगल की आंखें सिकुड़ी। गावड़े को तुम्हारे परिवार के बारे में पता है? देवराज चौहान ने पूछा। पता है, क्यों? और तुम कहते हो कि गावड़े तुम्हारा मुंह नहीं खुलवा सकता?
वो तुम्हारे परिवार को तुम्हारे सामने ही शूट करना शुरू कर देगा। तुम्हें अपना मुंह खोलना होगा और बताना होगा कि पैसा कहाँ है। तारंगल मुस्कुराया, अजीब सी मुस्कान। तुम शायद मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। तारंगल हंस पड़ा। क्यों? तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये बात मैंने नहीं सोची होगी? तारंगल व्यंग से कह उठा। परंतु परिवार के नाम पर सिर्फ पत्नी है जिसके घुटने खराब हैं, वो ठीक से चल नहीं पाती। अब रवि गावड़े उस बीमार औरत का क्या कर लेगा? मतलब कि सब कुछ तुमने बहुत प्लान के साथ किया? मैंने हर काम ठंडे दिमाग से किया है। और तुम सोचते हो कि पैसे के बारे में जाने बिना रवि गावड़े तुम्हारी जान नहीं लेगा? नहीं लेगा। अगर उसने ले ली तो? नहीं लेगा। मैंने कहा अगर उसने तुम्हें मार दिया तो फिर उस 438 करोड़ का 438 करोड़ का क्या होगा? वो पैसा मेरी पत्नी के काम आएगा। तो तुम्हारी पत्नी जानती है कि तुमने पैसा कहाँ रखा है? नहीं जानती, परंतु मेरे मर जाने की सूरत में पैसा उसके पास पहुंच जाएगा। ऐसा हुआ तो तुम्हें क्या मिला? सिर्फ मौत? तुम मुझे बातों से कमजोर करना चाहते हो? ये बात नहीं है। मैं तुम्हें हकीकत दिखा रहा हूं कि तुम किस राह पर हो। तुम मुझे मेरे इरादों से हिला नहीं सकते देवराज चौहान। मैं बहुत मजबूत हूं। तारंगल ने दृढ़ स्वर में कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारंगल पुनः बोला। मेरे साथी मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। तुम मारे जाओगे। मेरी 50 करोड़ की ऑफर को ठुकरा कर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा तुम्हें। कभी तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी 50 करोड़ की ऑफर कबूल कर लूं, कभी कहते हो कि तुम्हारे साथी तुम्हें छुड़ा कर ले जाएंगे। मेरे ख्याल में तुम खुद नहीं जानते कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। मैं सब जानता हूं। ये बकवास है तुम्हारी। तुम जानते हो कि तुम हार चुके हो, फंस चुके हो। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो। तभी देवराज चौहान का मोबाइल बजने लगा। हेलो। देवराज चौहान ने उधर से बात की। सारंगल ठीक है ना? उधर से अतुल गावड़े की आवाज कानों में पड़ी। हाँ। वो भाई के लिए बहुत जरूरी हो गया देवराज चौहान। 438 करोड़ की रकम उसने दबा ली है। अगर यह पैसा भाई को वापस ना मिला तो धंधा चौपट हो जाएगा। बात ड्रग्स की होती तो पीछे के लोगों से निपटारा हो जाता, परंतु उन लोगों को 150 करोड़ की पेमेंट देनी है जिनसे ड्रग्स ली थी। वो बहुत ताकतवर लोग हैं। ऐसे में तारंगल मेरे पास सुरक्षित है। उससे बात करो, शायद वो पैसा लौटाने को तैयार हो जाए। उधर से अतुल गावड़े ने कहा। वो नहीं मानता। पैसे के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। भाई के आने तक उसे बिठाए रखो। उसे जिंदा भाई के सामने पेश करना है। फिर मेरी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। सब कुछ भाई संभाल लेगा। भाई आसानी से हरामजादे का मुंह खुलवा लेगा। तुम सतर्क रहना। इसके साथी जरूर इसे ढूंढ रहे होंगे। तुम इसे। ये मेरे पास है, फिक्र मत करो। देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। सारंगल देवराज चौहान को घूरता बोला। अतुल का फोन था ना? हाँ। ये मेरे से पैसा किसी भी कीमत पर वापस नहीं पा सकते। मैं यहां से निकल जाऊंगा और फिर। देवराज चौहान का फोन फिर बजने लगा। हेलो। देवराज चौहान ने बात की। मैं। सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। बाहर हूं, अभी पहुंचा हूं। यहां मैं काफी लोगों को देख रहा हूं। कैसे लोग? ऐसे लोग जो यहां नहीं दिखने चाहिए। 2 कारों में वो मेरे देखते देखते पहुंचे। उनकी जेबों में रिवॉल्वर और पिस्तौलों को मैं साफ महसूस कर पा रहा हूं। वो शायद सोसाइटी के भीतर आने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मतलब कि मुझे खतरा है? देवराज चांद के होंठ सिकुड़े। लगता तो ऐसा ही है। देवराज चांद ने सारंगल को देखा। सारंगल एकटक सतर्कता से उसे देख रहा था। तुम्हारा ख्याल है कि वो लोग इधर ही आने वाले हैं?
ऐसे लोग यहाँ पर किसी और काम के लिए नहीं हो सकते। तुम कहो तो मैं कुछ करूं? उधर से सोहनलाल ने कहा। क्या? एक दो फायर उन पर कर देता हूं यूं ही, इतना ही बहुत होगा। उनमें भगदड़ मच जाएगी, वो भीतर आने का इरादा छोड़ देंगे। ऐसा मत करना, तुम उन पर सिर्फ नजर रखो, देवराज चांद ने सोच भरे स्वर में कहा। तो तुम क्या करोगे? मुझे सारंगल के साथ किसी और फ्लैट में घुसना होगा। वो यहां तक पहुंचे हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं सारंगल के साथ कहाँ किस फ्लैट में मौजूद हूं। उन पर नजर रखो और जरूरत के मुताबिक मुझे बताते रहो। कहकर देवराज चांद ने फोन बंद करके जेब में रखा और उठते हुए टेबल पर रखा चाकू उठा लिया और सारंगल की तरफ बढ़ा। सारंगल के माथे पर बल पड़ गए। ये क्या कर रहे हो? सारंगल एकाएक घबराकर तेज स्वर में कह उठा। चिंता मत करो, तुम्हारी जान नहीं ले रहा। पास पहुंचकर देवराज चांद ने सारंगल के बंधन काटे और बोला, तुम्हारे साथी आ पहुंचे हैं। उन्होंने सच में जान लिया है कि तुम कहां पर हो। ओह! सारंगल चौंका। देवराज चांद ने चाकू जेब में रखा और रिवॉल्वर निकाल ली। तो तुम क्या करना चाहते हो? सारंगल के चेहरे पर घबराहट थी। तुम्हारे साथी तुम्हें छुड़ाने आए हैं, जानता हूं, परंतु तुम, लेकिन मेरे होते वो तुम्हें जिंदा नहीं पा सकते। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे सिर में गोली उतार दूंगा। सारंगल ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी और कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अतुल ने तुम्हें मुझे जिंदा रखने को कहा है। तुम मेरी कैद से निकल जाओ, इससे तो बेहतर है कि तुम्हें शूट कर दूं। तुम ऐसा नहीं कर जिंदा रहना चाहते हो? देवराज चांद ने रिवॉल्वर की नाल उसके गाल पर टिका दी। हाँ हाँ हाँ। तो उठो, हम दोनों फ्लैट से बाहर चलेंगे। हमें किसी और फ्लैट में प्रवेश करना होगा कि उन लोगों से बचा जा सके। वो हर फ्लैट को नहीं छान सकते। तुम अपनी सहमति से मेरे साथ रहोगे। जहां भी तुमने चालाकी गड़बड़ी करने की चेष्टा की, वहीं पर मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मत भूलना कि मेरे रिवॉल्वर पर साइलेंसर चढ़ा है। फायरिंग की आवाज तुम्हारे साथियों तक नहीं पहुंच सकेगी। जैसा मैं कहूं वैसा ही करना, वरना तुम मुझे नहीं मार सकते। गावड़े ने कहा है कि मुझे। इस वक्त गावड़े यहां नहीं है। देवराज चौहान गुर्राया। यहां तुम हो, मैं हूं, और बाहर मौजूद तुम्हारे साथी हैं। ये मामला हम लोगों का बन गया है। गावड़े को पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें गोली किसने मारी। सारंगल के चेहरे पर डर नाच उठा। मुझे हार पसंद नहीं है सारंगल। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी मैंने ली है तो तुम सुरक्षित रहोगे। अगर अपनी जान गंवाते हो तो उसमें तुम्हारी गलती होगी। उठो, खड़े हो जाओ। सारंगल घबराकर खड़ा हो गया। रिवॉल्वर थामे देवराज चांद सतर्क था कि फोन बजने लगा। हाँ, देवराज चांद ने बात की। वो लोग भीतर प्रवेश कर गए हैं, आ रहे हैं। सोहनलाल का तेज सर कानों में पड़ा। आने दो। देवराज चांद ने होंठ भींचकर कहा और फोन जेब में रखते हुए सारंगल से बोला, मेरे साथ आओ। कहने के साथ ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सारंगल परेशान बेचैन सा देवराज चांद के पीछे रहा। दरवाजे पर पहुंचकर देवराज चांद ने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाकर कहा, हम बाहर निकल रहे हैं। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा साथ देना। सारंगल ने सहमति में सिर हिलाया। देवराज चांद ने दरवाजा खोला और सारंगल के साथ बाहर निकला। दरवाजा बंद कर दिया। रिवॉल्वर जेब में रख चुका था और सारंगल की कलाई पकड़कर शांत भाव से कॉरिडोर में आगे बढ़ा। इक्का दुक्का और लोग भी आ जा रहे थे। कॉरिडोर के दोनों तरफ के फ्लैटों के दरवाजे दिख रहे थे, जो कि ज्यादातर बंद थे। देवराज चांद साथ के साथ वाले फ्लैट पर पहुंचा और दरवाजा थपथपाया। सारंगल ने आसपास देखते हुए व्याकुलता से सूखे होंठों पर जीभ फेरी। आराम से खड़े रहो, देवराज चांद गुर्राया। तभी दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली 30-32 बरस की औरत थी। 2 साल का बच्चा उठा रखा था उसने। कहिए? औरत ने दोनों के चेहरों पर निगाह मारी। देवराज चांद सारंगल की कलाइयां पकड़े तेजी से दरवाजे को धकेलता भीतर प्रवेश करता चला गया। औरत बच्चा थामे लड़खड़ाते ही हक्की बक्की से पीछे हो गई। ये आप क्या कर रहे हैं? औरत घबराकर बोली। इस तरह किसी के घर में घुसकर। देवराज चांद ने रिवॉल्वर निकाली और जूते की ठोकर से दरवाजा बंद किया।
रिवॉल्वर देखकर औरत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चीखने के लिए मुंह खोला। चुप रहना, देवराज चांद ने सख्त स्वर में गुर्राकर कहा। औरत का मुंह खुला का खुला रह गया। वो चीखी नहीं। देवराज चांद ने सारंगल की कलाई छोड़ी और औरत से कहा, हमें इस वक्त छिपने के लिए जगह चाहिए, सिर्फ 2-4 घंटों के लिए। बाहर कुछ कुछ बदमाश हमें ढूंढ रहे हैं। औरत का मुंह बंद हो गया। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। हमें तुम्हें हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे। देवराज चांद का सर नरम पड़ा। मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा कि अनजाने में तुम्हें जो तकलीफ हुई है वो उसकी कीमत है। औरत की जान में जान आई। तुम मुझे 50,000 दोगे? हाँ। पहले दो, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरे पति को नई मोटरसाइकिल लेनी है। देवराज चांद ने जेब से 500 की गड्डी निकालकर उसे थमाई। औरत की आंखों में खुशी औरत की आंखें खुशी से चमक उठी। तभी बाहर तेज आहटें उभरी। शोर सा उठा। बाहर क्या शोर हो रहा? औरत ने कहना चाहा। बदमाश हमें ढूंढ रहे हैं, उन्हीं से बचना है हमने, देवराज चांद ने कहा। सारंगल इस वक्त बहुत व्याकुल हो उठा था। तभी देवराज चांद का फोन बज उठा। हाँ, देवराज चांद ने बात की। मुझे पता चला है तुम खतरे में हो। अतुल की आवाज कानों में पड़ी। कुछ हथियारबंद लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? देवराज चांद के होंठ भिज गए। मेरे 2 आदमी उस सोसाइटी के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तुमसे मैं फिर बात करूंगा, देवराज चांद ने कहा और फोन वापस जेब में रखा। बाहर से अभी भी आवाजें उठ रही थी। तभी सारंगल देवराज चांद पर झपट पड़ा। वो उसके रिवॉल्वर छीन लेना चाहता था। यह देखकर औरत घबरा गई। गोद में उठाया बच्चा रोने लगा। ये क्या कर रहे हो? औरत ने कहा। आपस में क्यों लड़ रहे हो? उसी पल देवराज चांद ने अपना घुटना सारंगल के पेट में मारा। सारंगल के होंठों से मध्यम से चीख निकली और पेट थामे वो नीचे जा लुढ़का। देवराज चांद ने गहरी सांस ली और रिवॉल्वर उस पर तान दी। सारंगल पेट दबाए संभला। देवराज चांद खा जाने वाली निगाहों से उसे देख रहा था। ऐसे ही पड़े रहो। देवराज चांद गुर्राया, फिर औरत से बोला, इसके हाथ पांव बांधने के लिए डोरी दो। डोरी मेरे पास नहीं है। सलवारों के 2-3 नाड़े निकाल लाओ। हाँ हाँ, देती हूं। औरत बच्चा उठाए दूसरे कमरे में चली गई। बाहर से उठने वाली आवाजें अब मध्यम सी हो गई थी। तुम अपनी हरकतों की वजह से मेरे ही हाथों से मरोगे, देवराज चांद ने गुर्राकर सारंगल से कहा। सारंगल बेबस सा होंठ भींच कर उसे गुस्से से देखता रहा। देवराज चांद ने रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ किए रखा। औरत 3 नाड़े ले आई। गोद में उठाया बच्चा रो रहा था। नोटों की गड्डी अभी भी उसके हाथ में थी। उन नाड़ों से देवराज चांद ने सारंगल के हाथ पांव बांध दिए। मुंह से कोई आवाज निकली तो शूट कर दूंगा, देवराज चांद ने दांत भींच कर कहा। सारंगल गुर्राया, परंतु कहा कुछ नहीं। तुमने अपने दोस्त को इस तरह क्यों बांधा? औरत परेशान सी कह उठी। ये मेरा दोस्त नहीं है। देवराज चांद ने औरत को देखा। इसका बंधा रहना ही ठीक है। बंधा रहेगा तो जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा? कौन मारना चाहता है इसे? तुम इन बातों में मत पड़ो। हमारे जाने के बाद सब कुछ भूल जाना। कब जाओगे? 2-4 घंटों में, देवराज चांद ने कहा और एक कुर्सी पर जा बैठा। तो तुम बहुत बुरा कर रहे हो देवराज चांद, सारंगल दांत भींच कर कह उठा। तो क्या करूं? तुम्हें तुम्हारे साथियों के हवाले कर दूं, फिर खुश हो जाओगे? देवराज चांद ने उसे घूरा। तुम कामयाब नहीं हो सकोगे। वो मुझे ढूंढ लेंगे। ढूंढना होता तो अब तक वो यहां आ गए होते। आज नहीं, अब नहीं। वो कल या परसों मुझे फिर ढूंढ लेंगे और तुम्हें शूट कर देंगे। ये बात तुम कब से कह रहे हो? कहकर देवराज चांद ने औरत से कहा, खाने को कुछ है? खाने को सुबह के आलू बैंगन बना रखे हैं, रोटी उतार दूं? हाँ, बना दो। लाओ, बच्चा मुझे दे दो। औरत हिचकिचाई।
तुम्हारी आसानी के लिए कह रहा हूं कि तुम आराम से काम कर सकोगी, मर्जी तुम्हारी। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। औरत हिचकिचाई सी खड़ी देवराज चांद को देखती रही, फिर आगे बढ़कर बच्चा देवराज चांद को दिया और परेशान सी कह उठी, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना, फिक्र मत करो, अब ये मेरे हवाले है। व्याकुलता से भरी औरत किचन में चली गई। देवराज चांद ने बच्चे को कंधे से लगा लिया। तुम बहुत बुरी मौत मरोगे देवराज चांद, होंठ भींचे सारंगल गुर्राया। अपनी फिक्र करो, अपने साथियों की मौजूदगी पाकर तुम बहादुरी पर उतर आए। आने वाले वक्त का इंतजार करो, अभी देखो कि आगे क्या होता है। तुम मारे जाओगे, मैं बच जाऊंगा। देवराज चांद का फोन बजा। दूसरी तरफ सोहनलाल था। उन लोगों को मैं बाहर आते देख रहा हूं, तुम कहाँ हो? उधर से सोहनलाल ने पूछा। साथ वाले फ्लैट में। समझ गया। वो कितने हैं? 7। और इस वक्त सब गुस्से में लग रहे हैं कि उन्हें शिकार नहीं मिला। अब वो जा रहे हैं? पता नहीं, परंतु सोसाइटी के गेट से बाहर खड़ी अपनी कारों की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं खाना लाया हूं। खाने का इंतजाम हो गया है, देवराज चांद ने कहा। अब वहां से निकलना भी होगा। हाँ, जितना मैंने सोचा था खतरा उससे ज्यादा है। महाबलेश्वरम वाले फार्म हाउस पर जाना ठीक रहेगा। तो चलने का इंतजाम करूं? इंतजाम करके मुझे बता देना। ये लोग कौन है? इसी सारंगल के साथी हैं, इसे छुड़ाने आए थे। देवराज चांद ने सारंगल को देखा। सारंगल की कठोर निगाह देवराज चांद पर थी। पर इन्हें कैसे पता चला कि तुम सारंगल के साथ यहां हो? ये अतुल गावड़े की बेवकूफी है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो सातों अपनी कार के पास खड़े हैं, अभी उनका जाने का इरादा नहीं लगता। सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। तुम वहीं रहोगे और उन पर नजर रखोगे। वो सही सोच रहे हैं कि मैं सारंगल के साथ भीतर ही हूं और कभी भी बाहर निकल सकता हूं। उन्हें हमारे बाहर आने का इंतजार है। ठीक है, फोन बंद करो, मैं इन पर नजर रख रहा हूं। खास बात हुई तो तुम्हें बताऊंगा। चलो दोस्तों, रोकते हैं यहाँ। क्या आपको भी नहीं लगा कि जरूरत से ज्यादा एपिसोड को खींच दिया गया है? यानी ठीक है, एक ही बात को बारी 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 बोला जा रहा है। मतलब ठीक है, मैं मानता हूं कि सिचुएशन की क्रिटिकलिटी दिखानी जरूरी थी, लेकिन भाई इस वक्त, यानी ये 2010-11 का है ये। हाँ, 2011 या 12 का नॉवल है ये। और अब तक देवराज चाहन का कैरेक्टर जो है ना, देवराज चाहन के चाहने वालों में एस्टेब्लिश हो चुका है। मैंने एक जगह शायद फेसबुक पर पढ़ा था। हुआ क्या कि जाने कैसे एक चर्चा चल रही थी कि पुराने नॉवेल्स को लेकर, तो बातों बातों में किसी ने ऐसे ही देवराज चाहन का नाम लिखा। तो किसी भाई ने ऐसे ही लिख दिया कि अरे वो तो सुरेंद्र मोहन पाठक के विमल की सस्ती कॉपी है। हम्म, जिससे कि मैं पूरी तरह से डिसएग्री करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ। क्योंकि जहाँ अनिल मोहन जी ने बहुत ही स्मार्टली ये दिखाया है कि देवराज चौहान के हाथ नहीं लगा पैसा। ऐसा नहीं है कि यानी देवराज चौहान के हाथ आए और देवराज चौहान ना ले पैसा, है ना। जबकि विमल ऐसा है कि वो हमेशा रोता ही रहता है, नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए। अरे भाई, तुझे चाहिए नहीं फिर भी उसके पास पैसा आ रहा है ना। यहाँ देवराज चौहान हिम्मत मार के, अपनी एफर्ट मार के फिर पैसा इकट्ठा कर रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि देवराज चौहान का कैरेक्टर सबके सामने है।
अगर देवराज चाह ने कहा है कि भाई इसको मैं अपने पास रखूंगा तो रखूंगा, ठीक। एक ही डायलॉग को मैं निकल जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा, थोड़ा मुझे अजीब सा लगा। यानी, और ये बात कितनों को नहीं समझ में आएगी कि वो जो अतुल गावड़े है, मतलब उसे देवराज चौहान की फील्डिंग लगाने की क्या जरूरत थी? एक तरफ वो खुद डर रहा है। अच्छा, देवराज चौहान को खुद नहीं चाहिए था कि उसे पहली बात तो बताता। खैर, अ, जो भी है, जो मुझे लग रहा है ना कि कहानी के अंत में, हालांकि मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन मुझे हरकतों से लग रहा है, जो इंट्रोडक्शन दी गई है कि अंत में ये जो अतुल गावड़े है यही आदमी पीछे निकलेगा। जैसा शुरू में बताया है ना कि इसके कितने 5 भाई थे ना ये, और 3 मर गए हैं, ठीक है। और तभी जवान में जो है लोग इसी का नाम ले रहे थे। अभी भी ये देवराज चांद की कुर्बानी करवाना चाहता है कि अपने भाई के सामने दिखा दे कि देखो भाई, देवराज चांद जैसा आदमी मारा गया इन पैसों के चक्कर में। तो और जो आदमी 15-20 साल से ईमानदारी से काम कर रहा हो ना, वो अचानक ऐसे नहीं बदलता जैसे ये दिखाया है ना। या तो बहुत कोई बड़ी बात हो गई हो तब बदलता है, क्योंकि जिसने, इसे कौन सा पता था कि 15 साल बाद एक ऐसी डील होगी जिसमें 450 करोड़ की डील होगी, तब मैं पैसा लेकर भागूंगा। तो जिसने भागना होता है ना, वो 10 रुपए लेकर ही भाग जाता है। तो उसे ऐसा लगता है कि बस आज के बाद इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला मुझे। तो डेफिनेटली ये किसी न किसी के इशारे पर काम कर रहा है, ये जो सारंगल है। और किसके इशारे पर काम कर रहा होगा? ऑफ कोर्स ये जो अतुल गावड़े, इसके इसी के इशारे पर काम कर रहा होगा। और ये ऐसा भी हो सकता है कि इसके बेचारे की बीवी को किडनैप कर रखा हो इसने, और इसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। खैर, तो जो होगा सामने आ जाएगा। अ, चलो मैं दोस्तों एक बारी फिर देख लेता हूँ, अगर आप में से कि भाई बहन ने कमेंट किया हो तो। वैसे मैं साजिश के आखिरी भाग में आप सबके जो ताज़ा कमेंट्स आए थे उनका उत्तर दे चुका हूँ। साजिश में लग रहा है लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, ज़्यादा रीडर आए नहीं इसके ऊपर। पहला वाला ने ठीक है यार, 500 लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरे वाले एपिसोड को नहीं ज़्यादा लोगों ने देखा। चलो कोई नहीं। विश्वेश बाउट, सॉरी अगर आपका नाम गलत पड़ा गया तो। विश्वेश बाउट जी कह रहे हैं आप शानदार सुनाते हो सर, थैंक यू। अजय राजपूत जी ने कहा शानदार प्रस्तुति, थैंक यू। ट्रू जी ने लिखा है ये तो पक्का था दौलत नहीं मिलेगी लेकिन पुलिस के हाथ लगेगी, ये अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, इन्होंने डाका पर उत्तर दिया है। ओके, चलो मैंने लिख भी दिया सबको कि भैया आपके कमेंट का उत्तर मिस्ड कॉल पार्ट 1 में, और इनको इशारा भी हो जाएगा कि मिस्ड कॉल पार्ट 1 आ रहा है। चलिए दोस्तों, रखते हैं और मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। देखते हैं, शायद थोड़ी स्पीड पकड़ जाए। मतलब अजीब सा वो हो गया है ना, किसी के घर में जाओ, वो महिला कह रही है कि मेरे पति ने मोटरसाइकिल लेनी है, 50,000 दे दो। देवराज चांद मतलब नोट लिए घूमता रहता, जेब में है, ये लो पकड़ो, चलो 50,000। और वो बेचारी खाना बना रही है उसके लिए। चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।